मदर्स डे है, तो मदर्स डे के पहले हमें ये भी रियलाइज करना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस डे को शायद सेलिब्रेट नहीं कर पाती हैं, जो कि अभी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जिनको अभी भी कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन्हीं कुछ दिक्कतों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगे कि हम कैसे करके इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं और कैसे अपनी बॉडी को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा और नरिश कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है विजिता मैम और वैशाली बाली मैम। तो हम तीनों आपसे आज बहुत सारी बात करेंगे, आपसे बहुत सारा डिस्कशन करेंगे और साथ में आपको बहुत सारे चीजों के बारे में बताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार विजिता मैम आपसे अपना माइक अनम्यूट करके 2 मिनट बात कर लें। So Rijita ma'am, can you hear me? यस यस, थैंक यू सुविधि, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो कई लोग चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे और कई लोग शायद से रेस्ट कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज का जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे मेल्स भी सुने समझें और साथ ही साथ फीमेल्स को भी ये मीटिंग जरूर अटेंड करवाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कल मदर्स डे है, जैसा कि सुविधि ने बताया कि माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, प्रकृति का वरदान है, राइट। माँ बनना ये बहुत सारे एफर्ट्स लेता है और साथ ही साथ कई बार फीमेल्स इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं, जिसे अभिशाप समझ लिया जाता है, लेकिन हम सबको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इश्यूज हो सकते हैं, राइट, माँ ना बनने के कारण में, और अक्सर देखा जाता है तो इसके लिए फीमेल्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अगर हम असल कारण में जाएं तो मेल और फीमेल दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है या आ सकती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली फीमेल्स की इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या कारण है, राइट, कि इनफर्टिलिटी होती है। और खास तौर से महिलाएं बहुत ज्यादा निग्लेक्ट फील करती हैं, बहुत डिप्रेस हो जाती हैं इन केस अगर उनमें इनफर्टिलिटी जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को पूर्णतः नहीं मानती। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सुविधि बैक टू फर्स्ट स्लाइड ओनली, राइट। तो ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि क्यों होती है ये प्रॉब्लम। सुविधि फर्स्ट स्लाइड ही प्लीज अभी शो करिएगा। am I able to hear? आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, आई गेस you want to go back? Yes, yes, I want to go back. Thank you so much for your... So, जो इनफर्टिलिटी है, राइट, फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी एबिलिटी टू कंसीव या इंड्यूस कंसेप्शन, इसे हम कहते हैं फर्टिलिटी, राइट। यानी कंसीव कर पाने की क्षमता हो या कोई कंसीव कर पा रहा है तो उसे हम फर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू कंसीव, यानी गर्भधारण ना कर पाना इनफर्टिलिटी है। जब हम बहुत सारे रिसर्चर्स पढ़ रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स से डिस्कशन किया, तो उन्होंने बताया एक डेफिनेशन इनफर्टिलिटी का कि कोई भी शादीशुदा दंपति 12 महीने 1 साल तक एक साथ रहते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है तो ये क्या है? इनफर्टिलिटी, राइट। ये जो इनफर्टिलिटी होती है ये 2 प्रकार की हो सकती है। पहली, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का कारण देखें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो उन महिलाओं में होता है जो कभी जिन्होंने कंसीव नहीं किया, ना ही कोई गर्भधारण हुआ, ना ही उनको कोई अबॉर्शन हुआ, राइट। पहली बार भी वो कभी गर्भधारण नहीं कर पाए, कोई अबॉर्शन नहीं हुआ कभी भी, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी, राइट। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि एक बच्चा हो गया है लेकिन उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, सेकेंड चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं पर वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, राइट। तो ये 2 प्रकार की बेसिकली
इनफर्टिलिटी होती है। होपफुली सुविधि आई एम ऑडिबल, मुझे आवाज आ रही होगी क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि Yes, Rujuta, you are audible. आई एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आज हम देखते हैं कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी का। आज के पूरे आपके मीटिंग में हम एक एक पार्ट लेंगे। राइट, फर्स्ट पार्ट जिसमें हम आपको रीजन बताएंगे, कारण, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किन किन वजहों से इनफर्टिलिटी हो सकती है, जिसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या पोषक तत्व जो है हमें लेने चाहिए, जिससे हम इनफर्टिलिटी से रोक सके, अपने गर्भाशय को हेल्दी कर सके, और साथ ही साथ वेस्टीज आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट लेता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो रीजन क्या क्या इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। सबसे पहले एज, उम्र। राइट, अगर कोई बहुत कम उम्र का है तो भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, इसीलिए सरकार ने शादीशुदा एज क्या रखी है, 18+, क्योंकि तब तक बॉडी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। और अक्सर महिलाओं में 35 साल के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपने अक्सर कि कहा जाता है कि 30 से पहले शादी जरूर हो जानी चाहिए, एक बच्चा जरूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी बढ़ते जाते हैं। मुझे याद है मैं एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न हो रहा था, मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने बोला कि रजुता, आज के समय में कंसीव कर पाना उतना मुश्किल नहीं है जितनी ज्यादा समस्या कंसीव ना होने की आ रही है। आज लोग कंसीव कर ही नहीं पा रहे हैं, इनफर्टिलिटीज के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है एज, क्योंकि अब काफी एज में जाकर जो है वो शादी करते हैं कि जब तक हम सब कुछ सेटल ना हो जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया ना हो जाए, और धीरे धीरे क्या होती है, एज काफी हद तक निकल जाती है, तो आपका शरीर जो है वो भी वीकनेस करने लगता है। इसके बाद जो अगला कारण है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीजेस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। और ये जो पीसीओएस पीसीओडी है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इवन 20 से 30 साल की उम्र में ये बहुत कॉमन हो गया है। राइट, पीसीओडी के प्रॉब्लम में होता क्या है, पीसीओडी में मेनली होता है कि गर्भाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और उन गांठों की वजह से, फेब्रॉइड की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जो अंडाणु है वो पूरी तरीके से बनते नहीं है या परिपक्व नहीं हो पाते हैं। राइट, सो इसकी वजह से जो है क्या होता है, गर्भ धारण करने में समस्या आती है। सिम्टम्स की हम बात करें तो चेहरे पे बाल होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड का इरेगुलेशन, राइट, सही समय पे पीरियड नहीं आते, हेवी ब्लीडिंग होती है, लो ब्लीडिंग या बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है। राइट, ये पीसीओडी के कुछ सिम्टम्स हैं। और इस कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भ धारण होता तो है लेकिन वो रुक ही नहीं पाता। पीसीओडी ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है। राइट, सो पीसीओडी के पेशेंट को क्या कहा जाता है कि आपको वजन कम करना है, लेकिन वजन कम करना पीसीओडी पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। राइट, सो एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके इनफर्टिलिटी का। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, इसमें क्या होता है, गर्भाशय में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जब चर्बी अतिरिक्त जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अंडाणु जो है वो अच्छे से वॉल से लग नहीं पाते हैं या परिपक्व नहीं हो पाते हैं, या फिर वो ठहर नहीं पाते, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि गर्भ नहीं ठहरता। राइट, इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन में होती है। राइट, जो अंडाशय को सिग्नल देते हैं कि अंडाणुओं को बनाना है, अंडा बनाना है। इसमें जो है जीएनआरएच, एफएसएच, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन, कई सारे हार्मोन्स का आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। यूट्राइन फैक्टर्स कई सारे होते हैं, अगर यूट्राइन की लेयर में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से। फिलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज, ये भी आज एक बहुत बड़ा कारण हो गया है कि फिलिपिन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। कई कारण इसके हो सकते हैं, ऑपरेशन किसी का वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन हो गया है, या फिलिपिन ट्यूब में रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी अंडाणु जो है वो परिपक्व नहीं हो पाते, गर्भ नहीं ठहर पाता है। ओवल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, अंडाणु सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, ओवल्यूट नहीं हो पा रहे हैं।
वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पहले बच्चे में अगर इश्यूज आए हैं, या जिन लोगों के कई सारे बच्चे हो जाते हैं, या फर्स्ट चाइल्ड में किसी तरीके का इशू आया है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आई, थायराइड के इशू आ गया, या कोई और अदर कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, तो उसकी वजह से भी जैसे सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें इशू आ सकता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस, अगर बार बार किसी का मिसकैरेज हो रहा है, गर्भधारण जो है वो नहीं हो पा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यूट्रस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और फिर कंसीव करने में भी इशू आता है। एग रिजर्व, अंडाणु सही तरीके से रिजर्व नहीं हो पाते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई बहुत ज्यादा सही तरीके से खाना नहीं खाता है, सही तरीके के पोषण नहीं लेता है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से पोषण नहीं लेंगे तो हमारा शरीर, स्पेशली हमारा गर्भ जो है, गर्भाशय जो है वो हेल्दी नहीं होगा, और अगर गर्भाशय स्वस्थ नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कंसीव नहीं हो पाएगा, गर्भ नहीं तैर पाएगा, और उसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं या इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुविधि। सो होपफुली आप लोगों को रीजन समझ में आया होगा कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आपके स्क्रीन पे यूट्रस की प्रॉब्लम, यूट्रस की एक पिक्चर आ रही है, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूट्राइन फाइब्रॉइड, पीसीओडी की प्रॉब्लम या फाइब्रोसिस की वजह से आपके क्या हो रहा है, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन रहे हैं, छोटी छोटी गांठें बन रही हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, राइट। कंसीव करने में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ट्यूबुलर इन्फेक्शन, ये देखिए आपकी जो है ट्यूब में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो भी क्या होगा, ओवरी अंडाणुओं को नहीं भेज पाएंगी, और उसकी वजह से भी कंसीव नहीं होने, कंसीव करने में भी रीजन आता है। फिलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है किसी भी तरीके से, राइट। सो इस ब्लॉकेज की वजह से किसी तरह की गांठ बन गई है या कोई और इशू आ गया, तो उसकी वजह से भी कंसीव करने में दिक्कत आती है। और एंडोमेट्रोसिस, ये भी आज एक बहुत बड़ा कारण बढ़ रहा है, जिसमें क्या होता है, यूट्रस में फैट का डिपोजिशन हो गया है, राइट, जिसकी वजह से अतिरिक्त वसा होने की वजह से अंडाणु जो है वो यूट्रस में रुक नहीं पाता है, या पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता है, और खत्म हो जाता है, राइट। सो ये यूट्रस की कुछ जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि क्या क्या यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है या फीमेल बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आती है, राइट। और इसके साथ साथ कई सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईटिंग डिसऑर्डर, हमारे अगर खाने नहीं, अगर हम सही पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो भी हमें क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी की इश्यूज आ सकते हैं। सो ओवर टू सुविधि, वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगी कौन से ऐसे पोषण हैं, कौन से ऐसे विटामिन या मिनरल जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए, जो हमें मदद कर सकते हैं, हमारे गर्भाशय को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं, और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से बचा सकते हैं। सो ओवर टू यू सुविधि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिजुता मैम, थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी को अभी ये तो समझ में आ गया है कि क्या बहुत सारे रीजंस आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही हो कि आप कंसीव ना कर पा रहे हो। तो एज अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हम सभी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके शरीर में बहुत सारा पोषण, बहुत सारा डाइट बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। हम बार बार जो भी मीटिंग्स करते हैं उसमें हम आपको कई बार बताते हैं कि आपके शरीर में पोषण की जरूरत क्यों है अगर ये इश्यूज आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम कुछ ऐसे ही डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और समझ लें कि आज हम बात कर रहे हैं प्री कंसेप्शन न्यूट्रिएंट्स और डाइट के बारे में। यानी अगर कोई भी महिला है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उनको अपना एक हेल्दी प्रेगनेंसी रखने के लिए
कौन से पोषण की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत में ये एक बहुत कॉमन प्रचलन है कि एक महिला जब कंसीव कर लेती हैं या जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद वो फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद उनके डॉक्टर उनको कई सारे सप्लीमेंट्स ही लिख के देते हैं। आपको पता ही होगा कि आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, ये सप्लीमेंट्स ही हैं। तो डॉक्टर आपको कंसीव करने के बाद ये लिख के देते हैं, आप लेना शुरू करते हो। बट कई बार आप आजकल सुन सकते हो, न्यूज में आप सुनते होगे या अपने सर्कल में ही सुनते होगे कि प्री मेच्योर बच्चा हो गया, 7th मंथ में ही डिलीवरी हो गई, या बच्चा हुआ तो बच्चे को कोई दिक्कत आ गई, बच्चे का कुछ नहीं तो हाथ पैर टेढ़ा रह गया। तो ये चीजें, ये दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि जो महिला कंसीव करती है शायद उनमें पोषण की कमी रह गई। तो फिलहाल तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, बट लॉकडाउन के बाद जिन भी महिलाओं को ये दिक्कत आ रही है वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपने पोषण का टेस्ट करा सकते हैं। और एटलीस्ट आप 3 महीने तक लगातार अपने शरीर में जो भी पोषण की कमी है उसे ठीक मात्रा में लें, उस पोषण की कमी को ठीक करें, और उसके बाद आप जब भी कंसीव करेंगे एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको मिल सकती है। तो बात करते हैं क्या क्या डाइट जरूरी है हमारे डेली रूटीन में। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है, इसीलिए फ्रूट्स या वेजिटेबल, फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो इनफर्टिलिटी होती है, महिलाओं की शरीर में दिक्कतें होने से तो होती है, कई बार पुरुषों के शरीर में भी स्पर्म अगर अच्छा ना हो रहा हो, अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही हो तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स खा सकते हैं। फल में और आपकी सब्जियों में, सलाद में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। वो आपको कोई भी मौसम के अकॉर्डिंग आप जो भी फल खाते हैं या सलाद खाते हैं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर अभी तरबूज का मौसम है, वाटरमेलन है, तो आप सीजन के हिसाब से अपने फल या सब्जियों को चूज करें। इसके अलावा होल ग्रेन खाना बहुत जरूरी है। आजकल हम सभी क्योंकि बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अपने डाइट में मैदा रख रहे हो, रिफाइंड फ्लोर खा रहे हो, तो इसको अवॉइड करके आप होल ग्रेन खाइए। आपको पता होगा कई लोग अगर जानते हैं कि एमरंथ क्या होता है, चुलाई क्या होता है, या फिर आपके नवरात्र के टाइम में जो सफेद लड्डू आते हैं, अगर आपने उसको कभी देखा है, तो जो एमरंथ है वो भी बहुत अच्छा होता है। साथ में आजकल किनुआ बहुत अच्छी मात्रा में आने लगा है। और आपको जो वीट आप खाते हो, वीट के साथ साथ आप कई बार मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन अपने घर पे ही बना सकते हो, जिसमें आप 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आटा यानी आपके गेहूं का आटा, साथ में 1 चम्मच एमरंथ का आटा, 1 चम्मच किनुआ का आटा, 1 चम्मच जौ का आटा, ये मिला के खुद घर में आप मल्टीग्रेन आटा बना के सेवन कर सकते हो, रोजाना ले सकते हो। इसके अलावा प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में, क्योंकि आपको जैसे रिचिका मैम ने अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताया जहां यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि कंसीव तो कर लिया बट आगे मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूट्रस यानी बच्चेदानी बहुत वीक होता है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाइए ताकि जो यूट्रस मसल है वो स्ट्रांग रहे। आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं? प्रोटीन की तमाम चीजें हमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग को मिल जाती है, जैसे राजमा है, छोले हैं, दाल है। इसके अलावा अंडा अगर आप खाते हो या चिकन खाते हो तो लिया जा सकता है। साथ में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा लेने से आपके शरीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में बना रहता है। आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जो कि अभी हम आपको ब्रीफ करेंगे, सो दैट आपको पता हो कि आप ये चीजें किन सप्लीमेंट्स के द्वारा, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के द्वारा अपने रूटीन में रख सकते हैं। साथ में डेयरी भी अच्छी मात्रा में, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको दूध पीने की वजह से कोई भी एलर्जी हो जाती है, उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। तो डेयरी की चीजें लेने से, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट वाली चीजें लेने से स्पर्म मोटिलिटी अच्छी हो सकती है। अगर आपको समझना है कि स्पर्म मोटिलिटी क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल के अंडाणु तो बहुत हेल्दी हैं, बट
मेल के जो स्पर्म्स हैं वो आपके एग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत कभी आपके गायनिकोलॉजिस्ट ने बोली है तो आप इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट्स लेना बहुत जरूरी है। आजकल हम कौन से फैट्स लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में? ट्रांस फैट्स, जैसे कि आप फास्ट फूड जो खाते हो या पिज्जा खाते हो, बेकरी वाली चीजें खाते हो, जिसमें ट्रांस फैट होता है, जो कि आपके फर्टिलिटी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, आपके शरीर में वजन बढ़ा सकता है, ओबेसिटी कॉज कर सकता है। तो इसे ना लेके हमें अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। आपके आपके डाइट में क्या क्या होना चाहिए? आप नट्स रख सकते हो, जैसे आलमंड्स है, कैश्यू है, बादाम है, अखरोट है, इन चीजों को रखो। और उसके अलावा आप राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हो। आपके पास वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल भी है, जो कि आपके शरीर में ट्रांस फैट्स को नहीं बढ़ने देता है। इसको आपको कितना लेना है दिन भर में? आप कोई भी ऑयल ले रहे हो, अगर आप राइस ब्रान ऑयल भी ले रहे हो, तो दैट इवन मीन्स, इसका भी ये मतलब है कि आप कम मात्रा में ऑयल लो। बहुत ज्यादा ऑयल का यूसेज नहीं करना है। पूरे दिन में 2 टेबल स्पून ही आपको ऑयल लेना चाहिए। आपको कुछ भी कुकिंग करनी है, आप 2 चम्मच से ज्यादा ऑयल पूरे दिन में यूज ना करें, सो दैट आपका बॉडी वेट भी ठीक मेंटेन रहे। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं अपनी डाइट में, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रख सकते हैं। तो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे रखा जा सकता है, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, विटामिन B12, D3, C, E, लाइकोपीन, आयरन, फोलेट, नियासिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन। तो बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे नेचुरल सोर्सेज में मिलते ही हैं। आप सभी के सामने एक टेबल आ रहा होगा जिसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि हमें किन किन नेचुरल सोर्सेज से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बात करें जिंक की, तो ओट्स आजकल बहुत ट्रेंडी हो गया है, बहुत लोग ओट्स खाने लगे हैं। तो ओट्स को नॉर्मली आप दूध में डाल के खा सकते हो, या फिर दही में ओवरनाइट ओट्स बना के रख सकते हो, सुबह उसमें फ्रूट्स डाल सकते हो। इसके अलावा आजकल एक चीज जो कि बहुत ज्यादा यूज में है, बहुत ज्यादा पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा फर्टिलिटी को काफी इंप्रूव करता है, वो है कुछ सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। आपको आप जब भी लॉकडाउन खुले आप ये खरीद सकते हैं। अगर अभी अवेलेबिलिटी है तो वेल एंड गुड। तो सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स खरीदा जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम उसका सेवन किस हिसाब से कर सकते हैं, सो दैट हमें थोड़ा सा जो एग हमारे बॉडी में बन रहा है, फीमेल्स के, महिलाओं के शरीर में, वो ओव्यूलेशन अच्छा हो, एग ठीक समय पे बने, और जो एग बन रहा है वो हेल्दी भी रहे। तो आपको अगेन मैं बता दूं कि बहुत सारा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नियासिन और रेसवेट्रॉल भी आपको तमाम नेचुरल चीजों से मिलती है, जैसे कि एग है, चिकन है, स्पेशली जो आप लेग्यूम्स खाते हो, दाल खाते हो, सोया, टोफू आजकल बहुत ट्रेंडी है। सोयाबीन का ही पनीर बन के आपको मिलता है आजकल। बट यस, इसको थायराइड वाले पेशेंट्स को नहीं लेना है। नट्स अच्छी मात्रा में लीजिए। आप सैल्मन ले सकते हैं, आप अगर आपको इजी है लेना, या आप लोग खाते हो सैल्मन, तो लिया जा सकता है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि हमें वेट नहीं बढ़ाना, तो हम बनाना नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, या फिर कई लोग क्योंकि कोई ना कोई डाइट फॉलो कर चुके हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं बहुत ज्यादा मूंगफली खाने से, या फिर बहुत ज्यादा बीन्स खाने से, चने खाने से, छोला खाने से। तो आपको हर चीज थोड़े से मॉडरेशन में लेना है। एवोकाडो वगैरह आपके इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, बट अगेन अगर आप कई बार आपको एवोकाडो की भी अवेलेबिलिटी मिले तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बहुत सारे रिप्लेसमेंट मैंने आपके टेबल में मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक रेसिपी बताना चाहती हूँ जो आप लिख सकते हैं अपने पास, जो कि फर्टिलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। इसे बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा नाम दिया जाता है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो हमारे साइड इसे सौंठ के लड्डू बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हम डिफरेंट है जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ।
आपको क्या करना है, 250 ग्राम, आप सभी पहले पेन पेपर ले आए सो दैट आप ये लिख लें कि हमें कैसे बताना है, बनाना है। तो आपको क्या करना है कि 250 ग्राम आपको अलसी लेके आना है और उसको आपको अपने किसी भी कढ़ाई में बिना तेल डाले आप उसको डीप फ्राई कर लें। आप जब सॉरी डीप रोस्ट कर लें। जब आप उसको रोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना ऑयल थोड़ा सिक्रीट करने लगता है, ऑयल थोड़ा छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि काफी ऑयली हो गया है। उसके अलावा तिल को आप एक और कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लें। ये दोनों चीजें अपनी ऑयल को छोड़ेंगी, तो आपको इन दोनों चीजों की मदद से बिना एक्स्ट्रा तेल यूज किए, बिना एक्स्ट्रा घी यूज किए आपको इसको बाइंड करना है, लड्डू का फॉर्म देना है, राइट। साथ में आपको काजू, अखरोट, बादाम, थोड़ा सा शतावरी का जो आपके पास कैप्सूल है शतावरी का पाउडर आप ले लें और इन सारी चीजों को एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। आपके जो मैंने नट्स बताए हैं 100 ग्राम लेने हैं, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम लेके आपको ग्राइंड कर लेना है। मीठे के लिए जिनका वेट ज्यादा नहीं है वो मीठे के लिए थोड़ा सा चीनी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप स्टीविया यूज करेंगे तो बेहतर होगा। तो आप इसको यूज करें, इसको पूरा ग्राइंड कर लें और उसके बाद जो सारा अलग अलग हमने मिक्सचर बनाया है ये आप एक प्लेट में लेके इसको लड्डू जैसा फॉर्म देने की कोशिश करें। तिल भी आपको 250 ग्राम लेना है। आपको can you write this, can you write this in the आप अगर शेयर का ऑप्शन दबाओगे ना सुविधि तो आपके जी। पास स्क्रीन खुल जाएगी, उसमें आप लिख दो, इट वुड बी बेटर। ओके प्लीज होल्ड ऑन मैम। वेट वेट गाइस वेट, हम लोग इसको लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब आप न्यू शेयर करेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। ओके ओके मैम। यस तो अभी एंड जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या यूज करना है। तो आपको लेना है 250 ग्राम अलसी, उसके अलावा 250 ग्राम तिल। आप सफेद या काला वाला तिल कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 100 ग्राम आलमंड्स यानी बादाम लेंगे, 100 ग्राम अखरोट एंड 100 ग्राम कैश्यू यानी काजू को लेंगे। इसमें आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर मिलाना है या फिर आप स्टीविया मिला सकते हो। अगर आपको ये और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें डेट्स यानी डेट्स को कहते हैं हम खजूर, खजूर मिला सकते हो या फिर जैगरी यानी गुड़ मिला सकते हो। तो ये आपके स्वीट करने को ऑप्शंस हो गए। अगर आपको लगे कि आप पहली बार बना रहे हो और आपसे गोल शेप नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें बहुत कम 1/4 टीस्पून घी डाल सकते हो, बट ये ध्यान रखें कि इसमें ऑलरेडी अलसी और तिल जो है उसके खुद के तेल हैं, तो इसीलिए आप घी को थोड़ा अवॉइड करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है शतावरी। अगर आप मेरे दिए हुए क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हो लड्डू, इतना ही आप क्वांटिटी में बना रहे हो, तो आपको शतावरी
एटलीस्ट 6 से 8 तो यूज करनी है, सो दैट हर एक लड्डू में थोड़ा थोड़ा शतावरी जा सके। तो ये आपको लड्डू बना के रोजाना आप क्या कर सकते हो, सुबह के टाइम खा सकते हो या फिर शाम के टाइम खा सकते हो। ये जरूर याद रखें कि ये नेचर में हल्का सा गर्म होता है। तो अब आपको जब भी ये न्यूज मिल जाए कि आपने कंसीव कर लिया है, तो कंसीव करने के बाद आपको ये नहीं खाना है, क्योंकि इसमें अलसी भी है तो जो कि गर्म नेचर में होती है। तो हमें कंसीव करने से पहले ये हम लड्डू ले सकते हैं। 6 to 8 capsules, is it we are talking about? Yes, ma'am, 6 to 8 शतावरी, because Capsules. yeah, 6 to 8 capsules of शतावरी। क्योंकि हम तो लड्डू बनाएंगे, 250 ग्राम एंड 250 ग्राम दोनों अलसी और तिल के लड्डू बना रहे हैं, तो ये आपका आधा किलो के हिसाब से बन जाएगा। And उसमें बहुत सारे- नरेंद्र सर और मैम, ये बेसिकली खाने के बाद आपको लेना है, क्योंकि गर्म होता है ना नेचर में, तो आप खाने के बाद लीजिए। तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि कोई गर्म चीज खाने के बाद ही लेनी चाहिए। Right. कैप्सूल को ओपन करके डालना है श्याम सर? ऑब्वियसली कैप्सूल्स तो नहीं डालेंगे ना। अलसी क्या होता है? फ्लेक्स सीड्स, अलसी के बीज, राइट? अलसी के बीज मतलब फ्लेक्स सीड्स। ओके, परफेक्ट। So I hope आप सबने ये What about salt? sorry What about salt? Somebody is asking. Ma'am, dry ginger. मैम सॉल्ट के लड्डू आप I don't know what he wants to ask कि salt डालना है नहीं डालना है। Okay, I'll just check in chat box. Please give me a second. ये ब्लॉक ट्यूब के लिए भी काम करेगा क्या संजय सिंह सर? नो सर। अगर No, sir. अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ट्यूब ब्लॉक्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही काम कर सकता है। उसके अंदर आपका कोई चीज काम नहीं करेगी, कोई चीज भी जाकर ट्यूब को खोल नहीं सकती है। And yes, this is only for ladies. Yes. Yes, it is only Yes. for ladies. अगर कोई शतावरी से एलर्जिक है तो शतावरी हटा के आप बाकी पूरा जो चीजों को दिया गया है, हमने जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, आप बाकी चीजों को यूज कर सकते हैं। शतावरी और अलसी दोनों ही बहुत अच्छा होता है फर्टिलिटी के लिए, इसलिए दोनों को दिया गया है। एंड यस, जो सर पूछ रहे थे कि सॉल्ट डाला जा सकता है, सॉल्ट डाला जा सकता है सर, बट अगेन अगर आप बिना सॉल्ट के भी इसे बनाएंगे तो भी इट इज वेल एंड गुड एंड इट इज अ हेल्दी ऑप्शन। ये थोड़ा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आप सभी को बताया है ये इंग्रेडिएंट्स, और ये बहुत आराम से बन जाता है घर पे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सॉल्ट के लड्डू की बात करें जो एकदम घरों में बहुत टाइम से बनता है, तो उसमें बहुत ज्यादा घी भी पड़ता है और बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, तो ये टेक्निकली एकदम सॉल्ट का लड्डू नहीं है, बट उसमें मिलता जुलता एक रेसिपी है। Is it helpful for endometriosis? मैम यस, इट इज हेल्पफुल फॉर एंडोमेट्रियोसिस, बट क्योंकि हमारे पास अलसी गया है इस हमारे रूटीन में, इस इंग्रेडिएंट में, जो कि आपके शरीर में HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और वो ऑटोमेटिकली बैड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, बट एंडोमेट्रियोसिस के लिए आई फील वेट को कम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी हो जाता है। यस यस, इट विल हेल्प, लेकिन इट विल हेल्प पार्शियली। यस। क्या हम वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल, सॉफ्ट जेल यूज कर सकते हैं, कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं? सर कुछ तो खाने का भी यूज कर लीजिए, इट्स बेटर। मतलब अगर अलसी के बीज वो बोल रही है तो फिर दैट इट्स बेटर कि कुछ जो है खाने की चीजें यूज कर ले, तो वो जो है सप्लीमेंट के लिए इज बेटर, बट लेट्स नॉट पुट इट इनटू द लड्डूस। यस Yes. Okay. And now I hope आप सभी ने ये रेसिपी लिख ली है। So now somebody is saying, is it can thyroid patients also take this? Yes, Durgesh sir. Yes, obviously thyroid patients can take this. Okay. And लास्ट मैं आप सभी को एक सीड साइकिल बताना चाहूंगी, जो कि आजकल बहुत सारे आप रिसर्चेस चल रहे हैं। I'm sorry for interrupting. एक सेकंड, 1 second सुविधि, just Yeah, one sure. second. Ma'am, sorry for interrupting, but I have heard that women had periods during pregnancy. How can this be possible? Tanya ma'am, there could be several thousand reasons for this.
This can only be told by the doctor. अभी क्योंकि we are not in contact with the lady, हम उनका केस नहीं जानते, उनकी कंडीशन नहीं जानते, तो ऑब्वियसली we don't know that उनको क्यों पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग हुई है, राइट? मैम मिल्क के साथ ले सकते हैं? यस, मिल्क के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ओके, शतावरी से एलर्जी है तो वो उसने ऑलरेडी बता दिया कि शतावरी को आप मिस कर दीजिए, मत लीजिए। हेल्पफुल फॉर पीसीओडी? यस, हेल्पफुल फॉर पीसीओडी। अगर थायराइड बॉर्डर लाइन पर है तो भी खा सकते हैं, अगर हाई लाइन पर है तो भी खा सकते हैं, अगर लो लाइन पर है तो भी खा सकते हैं। पीसीओडी के लिए सप्लीमेंट्स? यस सर, वी विल टेल यू। ओके, चलिए, परफेक्ट। यस, मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड? थैंक यू मैम, थैंक यू। सो अगेन मैं आप सभी को एक सीड साइकिलिंग बता देती हूँ जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। महिलाएं सारी हम अपना ज्यादातर जो हमारे पीरियड्स का साइकिल होता है, अगर हम देखें तो 28 डेज का साइकिल होता है जनरली। अगर किसी का 30 डेज का साइकिल है तो उनको भी अभी मैं बताऊंगी कि क्या करना है। आपको मार्केट से पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड खरीद के लाना है, और इसके अलावा सनफ्लावर और सेसमे सीड आजकल बहुत सारे मार्केट में मिक्सचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आप मिक्सचर ना खरीद के लाएं, इसे अलग अलग खरीद के लाएं। आपका जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून ईच फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड दोनों, आप चाहो तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लो, लेकिन ऑल्दो आप ग्राइंड करते हो, मैंने कोशिश किया हुआ है ग्राइंड करने का, तो ये थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो इससे अच्छा है आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड और 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड रोजाना खाएं, पहले दिन से शुरुआत करके 14th डे तक, या अगर किसी को 30 डेज का साइकिल है तो वो 15th डे तक खा सकते हैं। तो पहले दिन पीरियड्स के स्टार्ट करना है आपको ये खाना, और 14वें या 15वें दिन तक खाना है। इसको लेने से क्या फायदा है, आपके जो पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं ये आपके बॉडी में हार्मोन्स को तो बैलेंस करेंगी, साथ में ओव्यूलेशन अच्छा करेंगे। अगर आपको पता हो तो 11वें दिन से आपका ओव्यूलेशन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुका होता है, एग्स बन चुके होते हैं, आपके यूट्रस में एग्स आने लगते हैं, तो ताकि ओव्यूलेशन अच्छे समय पे हो पाए, इसीलिए हम ये करेंगे। नेक्स्ट, जो हमारे एग्स बने हैं या आगे बनेंगे वो हेल्दी बने, अच्छे बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 15वें दिन से या 16वें दिन से लेके आपको जो दिन तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपके 28 या 30 दिन तक आपको क्या करना है, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड और 1 चम्मच सेसमे सीड, सेसमे सीड को हम तिल के सीड्स भी बोलते हैं, तो आपको 1 चम्मच ये दोनों लेना है। इसको हर महीने आप रिपीट कर सकते हो अगर आपको फर्टाइल रहना है, तो अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो तो, बट एक बार आपने कंसीव कर लिया उसके बाद अगेन आपको ये लेना छोड़ देना है, क्योंकि हमने आपको अलसी दिया है जो कि नेचर में गर्म होती है। तो फर्टिलिटी के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीड साइकिल आपको बताई है, आप ये ले सकते हैं अपने रूटीनली। अगर आपको ये भी लग रहा है कि मेरे पीरियड्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सीड साइकिल उसमें भी काफी मदद करता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि हम क्या पोषण ले सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन ले सकते हैं, क्या डाइट में ले सकते हैं। डाइट के बारे में आपको और जानना हो कि हमें रोजाना क्या क्या लेना चाहिए, तो वैशाली मैम की, हम सभी ट्रेनर्स की हमेशा ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं कि हमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स लेना है या डाइट में क्या लेना चाहिए। आप यूट्यूब पे ई ट्रेनिंग्स विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, और रोजाना अपने लॉकडाउन के टाइम पे अपनी बॉडी को अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो नाउ आई रिक्वेस्ट वैशाली मैम कि मैम हम सभी को बताएं कि हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए फायदेमंद होंगे, और हमें और भी बताएं कि हम फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। सो ओवर टू यू वैशाली मैम। थैंक यू सुविधि। आई गेस आप लोगों ने काफी हद तक इसको कवर किया और बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी हैव अ आइडिया कि कैसा लगा आपको अभी तक का ये सेशन, राइट? कैसा लगा आपको अभी तक का ये सेशन जो आज हमने पहली बार इनफर्टिलिटी के ऊपर ये सेशन करने की कोशिश की है?
राइट ऑब्वियसली कोई भी सेशन जब कोई भी ट्रेनर बनाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेरी गुड वेरी नाइस सुविधि everybody is very happy so we all thank you for this initiative of yours right वेलकम मैम। perfect तो अभी देखिए can we move to the next slide सुविधि या श्योर। कि अभी एक मैम ने पूछा था कि मैम अगर कोई लेडी चाहती है कि मेनोपॉज के टाइम पर उसको जो है 45 40 50 की एज में मेनोपॉज ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता कि आप एक दिन में सोचेंगे कि मुझे कल मैं अभी 39 की हूँ और 40 में आपको लग रहा है कि सिम्टम्स आ रहे हैं आपको मेनोपॉज की और अब आप सोच रहे हैं कि आपको मेनोपॉज ना आए तो आपने कुछ किया और कोई छड़ी घुमाई और आपको मेनोपॉज नहीं आया राइट। ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का एक रेगुलर रिदम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हेरिडिटी होता है राइट आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि आपको मेनोपॉज आएगा या आपको नहीं आएगा। इट इज हेरिडिटी मेजर पार्ट जो रोल प्ले करता है। और दूसरा ये जो एक चीज है आपको जो इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन साइकिल कैसा है राइट और जो कितने सालों से चलता आ रहा है। अचानक से एक साल में आपने न्यूट्रिशन अच्छा कर लिया लेकिन बाकी पुराने टाइम तक आपने कभी कुछ नहीं खाया सब कुछ आपका खराब चल रहा है तो वो मेनोपॉज तो आएगा ही आएगा राइट। तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं तो शतावरी इज वन सप्लीमेंट राइट लेडीज के ऑर्गन्स को अच्छा करने में उनकी मदद करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने में मदद करते हैं हार्मोनल बैलेंस को अच्छा रखने में मदद करते हैं मूड स्विंग्स को अच्छा करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जब आपकी ये हेल्थ अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी होने लगेंगे राइट। तो शतावरी आपको अगर लगता है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो इरेगुलर है आपको आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो अगर आपके अंदर ज्यादा है राइट तो आपको जरूर लेना चाहिए शतावरी कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल की हमने बार बार चर्चा की है इवन जो सुविधि है उसने लड्डू में भी फ्लेक्स सीड डलवाया है देन उसने जो है आपको सीड्स में भी फ्लेक्स सीड्स बताया है। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होगा राइट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा। तो फ्लेक्सीड इज हाई इन ओमेगा 3 और ओमेगा 3 लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को अच्छा करता है हार्मोन्स को बैलेंस करता है इवन पीसीओडी में जो ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं उन सिस्ट को तोड़ने में मदद करता है वेट लॉस करने में मदद करता है। तो आई विल ओनली से कि डोंट गो टू मच ऑफ फ्लेक्स आल्सो राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड्डू भी खा रहे हैं आप सीड्स का रोटेशन भी कर रहे हैं फिर आप फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल्स भी खा रहे हैं। तो अगर आप लड्डू बना सकते हैं अगर आप बनाते हैं अगर आप खा रहे हैं गुड इनफ अगर आप सीड्स का रोटेशन भी कर रहे हैं देन यू कैन अवॉइड फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल्स राइट। देखिए हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट को जो चीज हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते हैं उसे हमें सप्लीमेंट में ऐड करना है राइट। तो अगर आप नहीं ले सकते अगर आपको लगता है कि आप लड्डू नहीं बना पाएंगे अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा मुश्किल है या अगर आप फ्लेक्स सीड्स जब नॉर्मली खाते हैं तो गर्म करते हैं फ्लेक्स सीड्स आर गर्म इन नेचर उनका जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो नॉर्मली कई लोग होते हैं जो फ्लेक्स सीड्स खाते हैं तो उनको शरीर में गर्मी बनती है राइट तो वो नहीं खा पाते। तो फ्लेक्स ऑयल अगर आप लेते हैं तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि अगर ऑयल के अंदर कोई भी टेंडेंसी जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो आप बिल्कुल फ्लेक्स ऑयल आपको लेकिन ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं तो आपको इसे ऐड करना ही है या तो आप लड्डू में ऐड कीजिए या तो आप फ्लेक्स ऑयल के साथ आप इसको ऐड कीजिए। देन यू हैव करक्यूमिन। करक्यूमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आपको लेना है बिकॉज आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम रखता है आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी काफी अच्छी रहती है राइट काफी अच्छी चीजें ये आपकी बॉडी के लिए करता है। तो करक्यूमिन इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। देन यू हैव कोएंजाइम Q10 राइट। कोएंजाइम Q10 बेसिकली क्या काम करता है व्हाट इज करक्यूमिन। मनोरमा मैम I would request you to please attend the trainings which we are doing on a regular day basis because
कर्क्यूमिन हमारा एक प्रोडक्ट है, हल्दी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड होता है उसे हम कर्क्यूमिन बोलते हैं, राइट। और इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पिछले 60 दिनों में अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, राइट। कोएंजाइम Q10 जो है, बेसिकली कोएंजाइम Q10 हमारे सेल्स को ऊर्जा देता है। तो अगर आपकी पूरी बॉडी में, इवन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हर एक बॉडी पार्ट के सेल्स जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से हील करे और आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, राइट। देन यू हैव वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा करती हैं, फर्टिलिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करती हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 4 to 5 प्रोडक्ट्स हैं सप्लीमेंट्स के अंदर। देन वी हैव LRG9। LRG9 भी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कि आज से नहीं सदियों से हम लोग जो है यूज करते आ रहे हैं, बहुत समय से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो इस केस में बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स LRG9 को हम यूज करते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हम लोगों को मिले हैं, राइट। अगर मैं डोसेज की बात करूं तो मिनिमम 2 to 3 capsules for each and every supplement, maybe it's flex, maybe it's curcumin, maybe it's CoQ10, it's vital complex। और अगर मैं LRG9 की बात करूं तो 1 sachet per day, right, both for males and both for females ये सप्लीमेंट चलता है। तो ये जो है ये सप्लीमेंटेशन आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम फेलोपियन ट्यूब अगर गल चुकी है, फेलोपियन ट्यूब अगर बंद हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, कुछ चीज का सॉल्यूशन सिर्फ डॉक्टर्स के पास होता है, राइट। जितना हम एक चीज के ऊपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उतना ही हम आपको बता पाते हैं, उसके बियॉन्ड हमें हमेशा डॉक्टर रिकमेंडेशन ही लेनी चाहिए। सी अ डॉक्टर, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर देयर फॉर यू। क्योंकि अगर कोई ट्यूब बंद हो चुकी है तो उसके लिए आपका जो चीज है, आपकी जो बेनिफिट है वो डॉक्टर ही कर सकता है, राइट। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारी जानकारी जो हमने आप लोगों को दी, आशा करते हैं कि आप लोगों के काम आएगी। जैसा कि सुविधि ने शुरुआत में ही बोला दैट मदरहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी लेडीज लाइफ, एवरी वुमेन्स लाइफ, और सब चाहते हैं कि जो है वो इस एस्पेक्ट को चेरिश करें, उनको अच्छा फील हो, उनकी लाइफ में ये खुशी जरूर आए। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम आपको ये जानकारी दे पाए। अभी हम लोग कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, कुछ छोटी मोटी क्वेरीज। लड्डू क्या किसी भी सीजन में खा सकते हैं? बिल्कुल सर, आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि गर्म है, तो गर्मी अगर है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, आपकी बॉडी को ठंडा होना चाहिए। गैनोडर्मा भी ऐड कर सकते हैं सर, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा, नोनी, फिर उसके बाद आपका जो है कॉम्बोइटिक्स, करने को तो आप सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। हमने आपको सिर्फ 5 और 6 वो मेजर प्रोडक्ट्स बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट और जिनकी डेफिशिएंसी मेजरली ज्यादा होती है। अब आपके ऊपर और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कभी कभी कि उनकी कंडीशन क्या है। कभी कभी हो सकता है कि उनकी ये 6 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही गैनोडर्मा है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। सो इट डिपेंड्स कि 10 में से किसी 1 या 2 केस का क्या सिस्टम है, बट ऑलमोस्ट 10 में से 7 से 8 केसेस के अंदर ये सप्लीमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये लड्डूस का बनाया हुआ मटेरियल कितना टाइम चलेगा? सर आप 15-15 दिन का बनाइए, राइट, 15 डेज का बनाइए, 15 डेज 15 डेज का ही बनाइए, दैट इज मोर देन गुड। There is a question ki, is there anything in Vestige for improving egg reserve or low AMH, anti-Mullerian hormone level? No sir, no, we don't have anything like this, बिकॉज अगेन मैं फिर वही बोलूंगी कि ये जो चीजें हैं ये बहुत कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। आपने मुझे एक डिजीज का नाम लिख दिया AMH, लेकिन वो AMH, एग क्वालिटी, एग प्रोडक्शन, वो उसके ना होने के, उसके खराब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं। अगर रीजन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली आप न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करके उस कंडीशन को ऑब्जर्व करके पढ़ के समझ के हम बता सकते हैं। लेकिन अगर उसका रीजन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ही नहीं तो वेस्टीज क्या आपको ऑप्शन देगा उसका, राइट?
सर कैल्शियम और आयरन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. ओके सुविधि, ओवर टू यू. Yes, ma'am. ओके. Okay, ma'am. Thank you so much for giving so much of information. Thank you, Rijita ma'am, and thank you, Vishali ma'am. कि आज हमने ये टॉपिक किया. I hope कि बहुत सारे लोगों की जो बहुत सारी क्वेरीज हैं सॉल्व हुई होंगी. बहुत सारे लोगों को कुछ नया समझने को मिला होगा. So somebody is saying सुविधि that मदर्स डे का बेस्ट गिफ्ट आपने दिया है इस ट्रेनिंग को करके. So it's a great achievement for all of us. That thank you so have much. taken. Thank you. एक क्वेश्चन है. Sir, please hold on. ये सप्लीमेंट्स आफ्टर कंसेप्शन बंद करने हैं. मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, हम प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी अपना सप्लीमेंट लेने को नहीं बोलते हैं. तो इसीलिए आप अगर कंसीव करने का किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है. अगर आप आयरन कैल्शियम, कई लोग पूछते हैं कि आयरन कैल्शियम तो हम ले सकते हैं, अगर वो भी ले रहे हो तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से राय के बाद ही ये लेना है. राइट. सो आई सी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस को हम आंसर तो नहीं कर पाएंगे, बट आप सभी के पास हम लोग की ईमेल आईडीज हैं. आप हमें ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो. अगर आप में से किसी को भी मेरी ईमेल आईडी नहीं पता है तो मैं आपके चैट बॉक्स में लिख के आपको दे देती हूँ. मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.pandey@mywestige.com. आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं. I'll also like Rijita ma'am to share her email ID so that अगर questions हैं, queries हैं, लोग reach out करना चाहते हैं तो आपको reach out कर लें. अगर आपको वैशाली मैम का ईमेल आईडी चाहिए तो वैशाली मैम की ईमेल आईडी है vaishali@mywestige.com. मैंने आपको मेरी और वैशाली मैम की ईमेल आईडी लिख के आपके चैट बॉक्स में भेज दी है. रिजुता मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. RIJUTA@mywestige.com. ओके. तो रिजुता मैम की भी मैंने ईमेल आईडी आप सभी को चैट बॉक्स में लिख के भेज दी है. अगर आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि ऐसे की कई सारे नए टॉपिक्स के बारे में आपसे बात कर पाए. एक क्वेश्चन है, 38 एज में कंसीव कर सकते हैं. मैम अगर हम एज एस्पेक्ट की बात करें तो 35 के बाद ही कंसीव करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और 35 के बाद के आजकल 30 के बाद ही महिलाओं में काफी दिक्कत आ रही है. तो आप जो हमने सप्लीमेंट्स बताए हैं वो लेके देख सकते हो. कुछ केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ऑल्दो मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर जेनेटिकली रहा हो कि उनकी मदर को 40 में मेनोपॉज आ चुका है तो ऐसे केस में एक महिला को It all depends on case to case. Yes, it all depends on person to person. लोगों ने 50 साल की उम्र में भी कंसीव किया है, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, ह्यूमन टू ह्यूमन. हो सकता है 38 साल की उम्र में उनकी शादी ही नहीं बची हो तो कैसे कंसीव करेंगी, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, राइट? ये जो क्वेरीज हैं इनका जवाब देना इज नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस के हम कई लोगों को 20 साल की उम्र में भी कंसीव करने में बहुत मुश्किल है, कई लोगों को 50 साल की उम्र में भी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बॉडी मैम, एवरीथिंग. सो अब इसके साथ ही हम यहाँ आज की मीटिंग को कंपाइल करते हैं. थैंक यू एवरीवन. बहुत सारे आप लोग लिख रहे हो कि सेशन बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आप सभी को हमारा सेशन पसंद आए, टॉपिक्स पसंद आए और हम आप सभी को इंफॉर्मेशन दे पाए ज्यादा से ज्यादा, यही हमारी कोशिश रहेगी. सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन. थैंक यू सो मच.